नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस में। आई होप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक एंड कमेंट भी किए हैं अच्छे। तो और जिसका कोई नेगेटिव कमेंट है तो वो भी सराखों पर, क्योंकि जब तक आप हमें हमारी कमी नहीं बताओगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि मिस्टेक्स क्या हैं। ठीक है, तो जो भी सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी बात है, उनके लिए तो सबको मैं प्रेयर कर ही रही हूँ कि हाँ, जो भी मेरे से पढ़े, चाहे वो कोई भी हो, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करे ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको तरक्की होनी चाहिए। मीन्स आप जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं वो आपको मिलनी चाहिए। मेरी दिल से दुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद में एक बात और कहूँगी, जैसे कि बिहार के लिए हम लोग प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टेट के हो या चंडीगढ़ में जैसे होने वाला है एग्ज़ाम तो आप इसे पढ़ नहीं सकते हो। बस बिहार का इसमें क्या है कि इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में, लेकिन सब में ऐसा नहीं कि 5 ही हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें 4 ऑप्शन ही हैं। 5 क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसमें बस इतना लॉजिक है कि बिहार में अब की 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी 5 ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में। तो इसलिए मतलब हर तरीके से तैयार रहिए। दूसरा, चंडीगढ़ है या कोई भी स्टेट का पेपर है तो आपको क्या नॉलेज चाहिए, आपको चाहिए क्या नॉलेज चाहिए, सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, यही तो चाहिए। तो आप किसी भी स्टेट के हो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको होम साइंस विषय की नॉलेज दी जा रही है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 क्वेश्चन क्या है? आहार की आवश्यकता होती है ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। ऑप्शन 1 है। ऑप्शन बी है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत के लिए। ऑप्शन सी है शरीर की रोगों से रक्षा के लिए। ऑप्शन डी है निम्न में से एक से अधिक, या ई ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में भोजन की क्या आवश्यकता होती है ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं भाई, बिना भोजन के। ठीक है, वो एक कहावत है, सुना होगा आपने, भूखे पेट भजन ना होई। मतलब कुछ इस तरीके से कि मतलब भूखे पेट तो भजन भी नहीं कर सकते राम जी का, किसी का भी। ठीक है, तो ऐसे मान सकते हो। तो इसीलिए जो भोजन है हमारे शरीर के लिए हर तरीके से इम्पोर्टेंट, हमारी ऊर्जा की मांग को पूरा करता है जिससे हमें काम करने की एनर्जी प्राप्त होती है, और जो कोशिकाओं में प्रतिदिन टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए भी आवश्यक होता है। और विशेष तौर पर पूछा जाए कौन सा न्यूट्रिशन, तो प्रोटीन आएगा आंसर। ठीक है, प्रोटीन जो होता है कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करता है, लेकिन मिलता तो भोजन से ही है ना। तो और क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता। जब हम कमज़ोर होते हैं, ठीक है, हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, तो छोटी छोटी बीमारियों से भी हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ताकत नहीं होती है। तो शरीर की रोगों से रक्षा के लिए भी हमें भोजन चाहिए होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निम्न में से एक से अधिक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पाचन तंत्र की क्रियाएं हैं भोजन ग्रहण करना, भोजन का पाचन व अवशोषण करना। सी ऑप्शन है अपचित भोजन को शरीर से, अपचित नहीं है, अपचित होगा। ठीक है, अपचित। ठीक है, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना। और डी ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। तो पाचन तंत्र की क्रियाएं क्या क्या हैं भाई? हम सबसे पहले क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर हम क्या करते हैं? भोजन का बॉडी में हमारे पाचन व अवशोषण होता है, ये भी बात सही है। और जो भोजन अपचित होता है, जिसका हमारे शरीर में अवशोषण नहीं हो पाता, जो हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है, जिससे हम स्टूल या मल जो भी कहते हैं, उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं उत्सर्जन करना। और डी ऑप्शन है निम्न में से एक, मतलब अधिक आंसर। तो तीनों ही ऑप्शन ऊपर के ठीक है, तो अधिक हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है आहार नाल के मुख्य भाग हैं। आहार नाल के मुख्य भाग क्या हैं ये बताने हैं, और इससे पहले सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। आहार नाल के मुख्य भाग हैं ग्रसनी व ग्रासनली। बी ऑप्शन है यकृत व फेफड़े। सी ऑप्शन है छोटी आंत व बड़ी आंत। डी ऑप्शन है आमाशय व गुर्दा, या ई ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक। सबसे पहला रखने वाली ये है कि जो आहार नाल है इसको हम क्या कहते हैं? पाचन अंग भी कहते हैं। ठीक है, जो आहार नाल है हम उसे पाचन अंग भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पाचन अंग के अंतर्गत कौन कौन से अंग आपके हिसाब से आएंगे? पाचन अंग के अंतर्गत देखो, ग्रसनी और ग्रासनली भी आएगा।
ठीक है, हम खाना खाते हैं तो ग्रसनी के माध्यम से ग्रास नली में जाता है, फिर कहाँ चला जाता है, हमारे आमाशय में चला जाता है। वहाँ पर 3-4 घंटे खाना क्या होता है, मतलब घूमता रहता है डाइजेशन के लिए। उसमें बहुत सारे अम्ल मिल जाते हैं, जैसे विशेष तौर पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे आमाशय में होता है, ठीक है, जिससे क्या है डाइजेशन होता है फूड का, और फिर उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत में चले जाते हैं, वहाँ से अवशोषित होकर पूरी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है ना। खासतौर से छोटी आंत में ज़्यादातर चीज़ों का अवशोषण होता है, बड़ी आंत में सिर्फ किसका, पानी का होता है। तो क्या आपको सारे ऑप्शन समझ में आ रहे हैं? आमाशय भी वही पाचन तंत्र का भाग है, पाचन अंग का मतलब आहार नाल का भाग है। तो ऑप्शन ए गलत है, इसमें कौन सा, बी वाला गलत है, बी वाला गलत है। लेकिन फिर भी क्या है, 3 आंसर सही हैं, 3 ऑप्शन सही हैं, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से एक से अधिक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई ऑप्शन हो जाएगा। बस एक गलत है, यकृत जो फेफड़े हैं, यकृत का क्या काम है आप जानते हो, पित्तरस का निर्माण करता है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये पित्तरस का निर्माण करती है, ठीक है। फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े हमें ऑक्सीजन, हमारे ब्लड को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन जाती है हमारे फेफड़ों में, ठीक है, और हमारे उधर से फेफड़ों में क्या होता है, हृदय से ब्लड आ जाता है, ब्लड शुद्ध हो जाता है, कैसे, ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। और जो हमारे फेफड़ों में जब ब्लड आता है तो उसमें होता है CO2 हमारे बॉडी का, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होता है, फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जो ब्लड का, रक्त का जो शुद्धिकरण होता है उसका मतलब ये होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में मिल जाती है, ठीक है। तो हमारे यकृत और लीवर का, फेफड़े का भी काम आपको पता चल गया। बकाया 3 ऑप्शन क्या थे, आहार नाल के भाग हैं। आहार नाल की लंबाई आपसे पूछी जाती है, याद रखिएगा 9 मीटर। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब 1 मीटर आहार नाल की लंबाई बढ़ जाती है, हो जाती है 10 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओयूला का कार्य क्या है, ओयूला का कार्य क्या है, क्या ये भोजन व जल को नाक में जाने से रोकता है, बी ऑप्शन है श्वास नली से वायु को ग्रास नली में आने से रोकता है, सी ऑप्शन है आमाशय रस को ग्रास नली में आने से रोकता है, या डी ऑप्शन है निम्न में से मतलब एक से अधिक, ठीक है, इस मतलब एक से अधिक हो जाएगा, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ओयूला का कार्य आपको बताना है, तो सबसे सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन होगा, क्यों होगा, जो ओयूला होता है, ओयूला हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, ये क्या होता है, हमारे गले के, आप जानते हो, बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, भोजन व जल को क्या करता है, नाक में जाने से रोकता है। हम कोई भी फूड खाते हैं या जल को ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, तो ये हमारे क्या होता है, मतलब नाक में ना चला जाए, इसको रोकने का कार्य ओयूला का होता है, ठीक है। आप मुंह फैलाओगे तो आपको ओयूला दिख जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन है क्या, श्वास नली से वायु को ग्रास नली में आने से रोकता है। तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, ये काम कौन करता है, तो ये करता है क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिख लेना, ठीक है। क्या कौन करता है, क्रोकोफेरिंजियल करता है, क्रोकोफेरिंजियल करता है। क्रोकोफेरिंजियल का क्या कार्य है, ये भी पूछे जाते हैं, आपकी फिजियोलॉजी के ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्रोकोफेरिंजियल क्या करता है, श्वास नली से वायु को ग्रास नली में आने से रोकता है। श्वास नली से वायु जो होती है, हम सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं तो वो वायु अगर हमारे ग्रास नली में चली जाएगी तो हम कुछ भी खाएंगे तो हमें ओछू लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नाक में पानी चला गया, खाना चला गया तो भी हमें ओछू लगेगा और दिक्कत बड़ी बहुत गंभीर भी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी ना, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो श्वास नली से क्या है, वायु ग्रास नली में ना जाने पाए, इसको क्रोकोफेरिंजियल कहते हैं। और गैस वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है, भाई बेवजह हवा पेट के अंदर जाएगी तो दिक्कत होगी, ठीक है। सी ऑप्शन है आपको दिख रहा है, आमाशय रस को ग्रास नली में आने से रोकता है। तो जो आमाशय में रस होता है, जो भोजन को डाइजेस्ट करता है, उसको ग्रास नली, जैसे ग्रास नली से खाना जाता है किसमें, आमाशय में, तो आमाशय में जब खाना चला जाए तो वापस ना आ जाए ग्रास नली में, इस चीज़ को रोकना। मान लो ये ग्रास नली मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही ये ग्रास नली और ये क्या है, आपका आमाशय है, ठीक है, ये आपका आमाशय है। तो यहाँ से खाना आ तो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ से खाना वापस ना चला जाए, तो यहाँ पर जो लगा हुआ होता है, इसको मतलब बंद करने के लिए, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ओसोफेरिंजियल। क्या कहेंगे हम उसको, ओसोफेरिंजियल कहेंगे, ओसोफेरिंजियल। तो सारे याद हो गए आपको, ओसोफेरिंजियल कहते हैं इसको, फेरिंजियल कहते हैं। एक बार सभी लोग चैनल को दिल से
मतलब अपने मन से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे कहने से नहीं, अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ओयूला का कार्य क्या है, पता चल गया, भोजन व जल को नाक में जाने से रोकता है। श्वास नली से वायु ग्रास नली में ना आए, इसको कौन रोकता है, तो इसको रोकता है क्रोकोफेरेंजियल। और जो आमाशय रस ग्रास नली में वापस ना आए तो उसको कहते हैं ओसोफेरेंजियल। आई होप मुझे ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दांत की सफ़ेद परत को क्या कहते हैं, कैरीज कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं, इनेमल कहते हैं, इन निम्न में से कोई नहीं। तो दांत की जो सफ़ेद परत होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती डेंटाइन कहते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। दांत की जो सफ़ेद परत होती है वो डेंटाइन कहलाती है। इनेमल जो होता है दांत का सबसे कठोर भाग माना जाता है, ठीक है। जैसे जबड़ा हमारा सबसे, जबड़े की हड्डी जो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, ऐसे दांत में कठोर भाग होता है इनेमल। डेंटाइन क्या होता है, सफ़ेद परत होती है। और कैरीज एक समस्या है जिसमें क्या मसूड़े सूज जाते हैं, ठीक है, मसूड़ों में सूजन हो जाना, और क्या होता है ब्लड आने लगता है, ज़्यादा दिक्कत बढ़ती है तो ब्लड आने लगता है और धीरे धीरे वो पायरिया की समस्या हो जाती है, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रेशों का वर्गीकरण किया जाता है लंबाई के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर, केवल वी, डी ऑप्शन है ए व बी, या ई ऑप्शन है इन निम्न में से कोई नहीं। तो जो रेशों का वर्गीकरण है आप जानते हो लंबाई के आधार पर भी करते हैं, प्राप्ति या जैसे कहते हैं स्रोत या प्राप्ति के आधार पर भी हम वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, डी वाला कौन सा, ए, और बी वाला जो है सही है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा सा जान लेते हैं ये है क्या। देखो रेशों का वर्गीकरण हमने बताया 2 आधार पर करते हैं, लंबाई के आधार पर और प्राप्ति के आधार पर। तो लंबाई के आधार पर आप जानते हो क्या होते हैं, फिलामेंट रेशे होते हैं, और कौन से होते हैं, स्टेपल होते हैं। फिलामेंट के विषय में मतलब आप जानते ही हो, ये लंबे रेशे होते हैं, दीर्घाकार होते हैं, मापन इनका मीटर में होता है। प्रकृति में एकमात्र रेशम रेशा है जो हमें फिलामेंट प्राप्त होता है। कृत्रिम जगत के सारे रेशे फिलामेंट होते हैं, इतना आपको जानकारी है। ऐसे जो स्टेपल होते हैं, स्टेपल जो होते हैं वो छोटे रेशे होते हैं, ठीक है। वनस्पति जगत के सारे रेशे क्या हैं, स्टेपल हैं, हम सभी जानते हैं। प्रकृति में एक मतलब रेशम को छोड़कर सभी रेशे कैसे हैं, स्टेपल हैं। तो ये सारी चीज़ें मापन किस में होता है, इंच या सेंटीमीटर में होता है। तो ये चीज़ आपको लंबाई के आधार पर पता चल गई, ठीक है। दूसरा होता है स्रोत के आधार पर, प्राप्ति जो होती है स्रोत के आधार पर, कि मतलब स्रोत का मतलब है कि हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो स्रोत के आधार पर हम कहाँ कहाँ से, एक तो प्रकृति से प्राप्त करते हैं, प्रकृति में भी 3 जगह से मिलता है, कहाँ कहाँ से, एक वनस्पति हो गया, ठीक है, वनस्पति हो गया, जैसे कि आपके हो गए वनस्पति में लीलन है, हेम्प है, कपास है, जूट है, रेमी है, बाका है, सीसल है, मनीला है, ये सब क्या है आपके प्राकृतिक जगत के रेशे हैं, ठीक है। प्राकृतिक जगत में भी वनस्पति की जगत के रेशे हैं। दूसरा क्या मिलता है आपको, प्राणिज से मिलता है। प्राणिज में कौन हो गए आपके, ऊन और रेशम हो गया, ठीक है, प्राणिज में ऊन रेशम हो गया। और तीसरा बचा कौन सा, खनिज वाला। खनिज में क्या क्या हो गया आपका, सोना चांदी और एस्बेस्टस हो गया। एस्बेस्टस से कपड़े बनाए जाते हैं, सोना चांदी कढ़ाई बढ़ाई के काम में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतनी क्लियर हो गई किसके, स्रोत या प्राप्ति के आधार पर। स्रोत और प्राप्ति में एक तो प्रकृति थी, दूसरा क्या था, कृत्रिम रेशे थे। अब कृत्रिम में भी आप जानते हो कैसे कैसे रेशे होते हैं, एक तो मानव निर्मित होते हैं, ठीक है, एक तो मानव निर्मित होते हैं जैसे कि नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन हो गया, विस्कोस हो गया, कुप्रामोनियम हो गया। और रासायनिक रेशे होते हैं, रासायनिक में आपके जो भी आर्टिफिशियल या केमिकल वाले जो रेशे होते हैं, सिंथेटिक रेशे जो होते हैं, थर्मोप्लास्टिक रेशे होते हैं, जो कैसे होते हैं, गर्म करने पर पिघलते हैं, वो वाले रेशे रासायनिक विधि से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम रेशे भी 2 तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं, आपके मानव निर्मित और रासायनिक रेशे। तो आपको वर्गीकरण पता चला गया, प्राकृतिक 3 तरीके से, वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज। और अगर पूछा जाए कृत्रिम रेशे तो 2 तरीके से, मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित, और कौन से, रासायनिक। हालांकि आपको एक चीज़ मैं बता दूं, 1-2 जगह बुक्स में रासायनिक विधि के अंतर्गत ही कंसीडर किया गया है रेयॉन रेशों को, लेकिन कहीं कहीं बुक में ये अलग भी दिए हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रेशों का वर्गीकरण है लंबाई के आधार, प्राप्ति के आधार, दोनों के आधार पर किया जाता है। क्या मैं अगर बहुत जल्दी बोल रही हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा रोक सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आप लंबी वीडियो देखते नहीं हो ना, तो मैं ये चाहती हूँ बस जल्दी जल्दी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, फिलामेंट रेशों की विशेषता है, लंबे व अविरल, मजबूती कम, मापन सेंटीमीटर में, या फिर डी ऑप्शन 1 से अधिक। तो फिलामेंट रेशो की विशेषता क्या है, और ये ऑप्शन दिया है इनमें से सभी, ठीक है। तो फिलामेंट रेशो की विशेषता क्या है, लंबे और अविरल होते हैं, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। मजबूती कम होती है क्या, फिलामेंट रेशे मजबूत होते हैं, तो मजबूती इनकी कम नहीं होती। मापन क्या सेंटीमीटर में होता है, नहीं, मीटर में होता है। सेंटीमीटर और इंच में तो स्टेपल फाइबर नापे जाते हैं, स्टेपल रेशे मापे जाते हैं। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर, तो एक ही ऑप्शन सही है भैया, एक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फिलामेंट रेशे की विशेषता है वो सिर्फ एक है, लंबे व
अविरल, ठीक है। और सभी क्या है, स्टेपल रेशों की विशेषताएं लिख दी गई हैं यहाँ पर। ओके, तो ये है जानकारी क्या चंडीगढ़ वालों के लिए मतलब ज़रूरी नहीं है या फिर बिहार वालों के लिए ही ज़रूरी है? भाई सभी के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वनस्पति जगत का सबसे लंबे रेशे, वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा लीलन में शामिल है। मतलब वनस्पति जगत में एक पॉइंट क्लियर हुआ, सबसे लंबा रेशा कौन है, लीलन है। संपूर्ण प्राकृतिक जगत में अगर पूछा जाए तो रेशम होगा, लेकिन प्राकृतिक में नाम ले दिया जाए वनस्पति जगत का तो कौन सा होगा, तो होगा आपका लीलन, ठीक है, लीलन होगा। तो लीलन इतना पता चल गया, सबसे लंबा रेशा है वनस्पति जगत का। तो इसकी आपकी विशेषताओं में क्या क्या शामिल है ये बताना है। क्या इसमें पैक्टिन पाया जाता है, क्या इसमें रेटिंग प्रोसेस होता है, क्या इसमें रिपलिंग प्रोसेस होता है। डी ऑप्शन निम्न में से सभी, या ई ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा लीलन है, ये बात क्लियर हुई। इसमें क्या पाया जाता है, पैक्टिन नामक गोंद पाया जाता है, ये बात भी ठीक है ना, गोंद पाया जाता है पैक्टिन नामक। रेटिंग का प्रोसेस होता है, रेटिंग और रिपलिंग दो प्रोसेस होते हैं इसमें। हालांकि जो रिपलिंग और रेटिंग का प्रोसेस होता है वो आपके जूट में भी होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है कि सिर्फ इसमें या केबल उबल तो लगा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी ऑप्शन लीलन के हिसाब से बिल्कुल सही हैं, ठीक है। रेटिंग के प्रोसेस में क्या होता है, पानी में गला दिया जाता है लीलन को, जब तक कि उसके जो लीलन को जो इसका तना होता है, तना जो है लीलन को छोड़ ना दे जब तक, ठीक है। और जो कीड़े होते हैं ना, जो कीटाणु कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, वो जब तक उसके मतलब एक्स्ट्रा चीज़ को खा ना ले, पैक्टिन को खा ना ले, ठीक है, तब तक के लिए क्या करते हैं, इसको उसमें डाल दिया जाता है पानी में। और रिपलिंग में क्या होता है, रिपलिंग में सिर्फ इतना होता है, जब लीलन को उखाड़ा जाता है तो उसमें कुछ पत्ती वगैरह गंदगी होते हैं ना, उन तिनकों को हटाया जाता है, जो सड़ी गली पत्तियाँ होती हैं उन्हें हटाया जाता है, उसको रिपलिंग कहते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वनस्पति जगत का वह रेशा जिसमें ऐंठन के अभाव के कारण कपड़े बनाना मुश्किल है। क्या जूट है, हेम्प है, कापोक है, लीलन है। तो हम बता दें यहाँ पर राइट आंसर होगा सी ऑप्शन कापोक। जूट नहीं होगा, जूट क्या है, कमज़ोर रेशा है। जो वनस्पति जगत का सबसे कमज़ोर रेशा है जूट, इसलिए कमज़ोरी के कारण इसका कपड़ा नहीं बनाया जाता है। हालांकि कहते हैं अनेकता में क्या होती है, एकता में क्या होती है, ताकत होती है। लेकिन जूट कितना कमज़ोर रेशा माना जाता है, लेकिन जूट के रेशों को जोड़ कर इतनी मोटी रस्सी बना दी जाती है कि वो किसी धागे से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन अब रस्सी के कपड़े तो नहीं बनाए जा सकते ना, लेकिन कह सकते हैं मजबूती बढ़ जाती है रस्सी बना देने से। तो जूट के कपड़े क्यों नहीं बनाए जाते, क्योंकि इसमें मजबूती कम होती है। लेकिन जो कापोक होता है, कापोक में क्या होता है, ऐंठन का अभाव होता है, इसलिए जो इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते। क्या बनती है, जीवन सुरक्षा पेटी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एस्बेस्टस के विषय में सत्य कथन पहचानिए। यह अधात्विक और अज्वलनशील तंतु है, यह जंग प्रूफ व एसिड प्रूफ तंतु है। सी ऑप्शन है पैकिंग मटेरियल में इस्तेमाल होता है। डी ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक, या फिर ई ऑप्शन है केवल सी। क्या सही है, एस्बेस्टस के विषय में पहचानिए कथन, कौन कौन से एस्बेस्टस की विशेषताएं हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, सही है, ये अधात्विक है और अज्वलनशील है। भाई अधात्विक, धातु थोड़ी ना एस्बेस्टस, एस्बेस्टस खनिज जरूर है लेकिन धातु नहीं है एस्बेस्टस, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। और अज्वलनशील तो है ही, भाई अज्वलनशील है, इसीलिए फायर प्रूफ वाले जो होते हैं इसके कपड़े पहनते हैं। जंग प्रूफ बाय एसिड प्रूफ भी, इसमें जंग नहीं लगती और एसिड भी नहीं लगता क्योंकि ये धातु नहीं है इसलिए। सी ऑप्शन है पैकिंग मटेरियल में इसका इस्तेमाल होता है। तो डी ऑप्शन इनमें से एक से अधिक सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट ऑप्शन में आप डाल सकते हो, मैं कोशिश करूँगी आपकी सभी समस्याओं का हल देने की। निम्न में से विषाणु वायरस से होने वाले रोग हैं रेबीज व खसरा। बी ऑप्शन है छोटी माता और इन्फ्लुएंजा। सी ऑप्शन है चेचक व कोविड। डी ऑप्शन है हैजा, निमोनिया व सिफिलिस। ई ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो वायरस से होने वाले रोग हैं इनमें से वो कौन कौन से हैं। तो क्या आपको पता है वायरस से कौन कौन से रोग इनमें से होते हैं? क्या रेबीज व खसरा होता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। छोटी माता और इन्फ्लुएंजा भी किससे होता है? आपके वायरस से होते हैं। अगर ये बात पूछी जाए तो क्या कहोगे आप? तो ये भी बिल्कुल सही है। चेचक व कोविड कैसा है? भाई कोविड तो सभी जानते हो वायरस से होता है, ठीक है। और हैजा और निमोनिया भी किससे होता है? ये नहीं, ये गलत है, ठीक है। हैजा और निमोनिया किससे होता है?
हैजा और निमोनिया तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ना, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो ये एक लास्ट ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो फिर भी निम्न में से एक से अधिक, एक से तो अधिक है भाई, एक बी सी, ए बी सी 3 ऑप्शन सही हैं। तो विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं ये भी याद रखना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं एक सांस में याद करने के लिए, तो रेबीज है, खसरा है, छोटी माता है, इन्फ्लुएंजा, चेचक, कोविड, ट्रैकोमा, पोलियो, मेनिंजाइटिस और हर्पीस, गलसुआ, इनकी ट्रिक बना लो तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। एड्स है, डेंगू है, पोलियो है, ये सभी किससे, वायरस से होने वाले रोग कहलाते हैं, ठीक है। अगर रोग के चाहो शॉर्ट नोट बना सकते हो, जो मैंने बोला है उसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। जो मतलब एक तरफ वायरस के नाम दिए हैं और एक तरफ बीमारी समस्या दी है, तो गलत कथन पहचानना है। क्या रेबीज रेबडो वायरस के कारण होता है, ठीक है। चिकन पॉक्स बेरिसोला वायरस के कारण होता है। चेचक बेरियोला वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा बेरुलोटा वायरस के कारण होता है, या ये ऑप्शन निम्न में से एक से अधिक। तो गलत कथन आपको पहचानना है। तो कितने कथन गलत हैं ये बताना है। तो इसमें मात्र एक कथन गलत है, डी वाला। इन्फ्लुएंजा जो होता है बेरियोलोटा वायरस से नहीं होता है, ये तो ऐसे ही बना दिया मैंने, बस आपको पता होना चाहिए। इसका जो वाहक होता है लिख लीजिए, एक सेकेंड, हाँ, इन्फ्लुएंजी मिक्सो वायरस, ठीक है, वायरस के कारण ये होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजी मिक्सो वायरस के कारण होता है। बकाया रेबीज़ बिल्कुल सही है, रेबडो वायरस से होता है। चिकन पॉक्स जो है बेरिसोला वायरस से होता है, और चेचक बेरियोला वायरस से होता है, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, यह लोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं होते। ये लोग नहीं, ये रोग है। ये रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं होते। मधुमेह व कैंसर, डायरिया व एड्स, रेबीज व खसरा, ट्रोकोमा व कोविड। तो कौन सा रोग ऐसा आपको दिख रहा है जो किसी व्यक्ति को है लेकिन दूसरे को नहीं होगा, तो वो है आपका डायबिटीज़ एंड कैंसर। ये 2 रोग ऐसे हैं जो छुआछूत वाले, या ऐसा नहीं है कि आप इन्हें छू लोगे तो आपको हो जाएगा, लेकिन डायरिया, एड्स है, इनका भय रहता है कि आप इनकी कोई चीज़ इस्तेमाल करोगे तो ये रोग आपको होने का भय रहेगा। रेबीज, खसरा में भी सेम कंडीशन, और ट्रोकोमा व कोविड में तो गंभीर रूप से ये समस्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, माता पिता में कोई एक काला एवं गोरा होने पर भी यदि सभी संतान गोरी या काली हों, ये सिद्धांत किसका उदाहरण है। मान लो माता पिता में से एक काला भी है और एक गोरा भी है। एक व्यक्ति काला है, चाहे माता काली है, चाहे पिता काला है, और एक व्यक्ति गोरा है, चाहे माता गोरी है, चाहे पिता गोरी। लेकिन संतान क्या है, या तो काली ही हो रही है या फिर गोरी ही हो रही है। चाहे उनके 10 बच्चे हैं लेकिन वो हैं एक ही रंग में, ठीक है, एक ही पे गए हैं, या तो माता पे गए हैं या पिता पे गए हैं, मतलब जो भी है, ठीक है। तो ये सिद्धांत क्या आनुवंशिकता का सिद्धांत है, या प्रतिगमन का सिद्धांत है, या वातावरण का है, या फिर वंशानुक्रम का। तो इस तरीके का सिद्धांत कहलाता है प्रतिगमन का सिद्धांत, ठीक है, प्रतिगमन का सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वंशानुक्रम के वाहक क्या हैं। क्या जीन्स हैं, गुणसूत्र हैं, डीएनए है, आरएनए है, या एक से अधिक। तो वंशानुक्रम के वाहक की जब भी बात हो तो आंसर होगा जीन्स, ए ऑप्शन सही होगा। गुणसूत्र क्या होते हैं, ये क्या है, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, लड़का या लड़की, ठीक है, लिंग निर्धारण का काम करते हैं कौन, गुणसूत्र, ध्यान रखना, ओके, कंफ्यूज नहीं हो रहा। जीन्स जो है वंशानुक्रम के वाहक है। डीएनए क्या है, जो पैतृकता को साबित करता है। डीएनए जो होता है क्या करता है, पैतृकता को साबित करता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तो डीएनए टेस्ट से ये क्लियर हो जाएगा ये बच्चा सच में इसका है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और राइबोस न्यूक्लिक एसिड आरएनए को कहते हैं, ठीक है, ये अलग है इन्हीं में सब चीज़ें ये होती गुणसूत्र में ही। गुणसूत्र में ही आपके डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, और गुणसूत्र में ही आपके जीन्स पाए जाते हैं। गुणसूत्र कैसे होते हैं, 46 जोड़े होते हैं, मतलब 46 जोड़े होते हैं, मतलब 23 माता के और 23 पिता के, ठीक है। तो 46 जोड़े पाए जाते हैं इसके, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, मतलब टोटल 46 होते हैं, मैं जल्दबाजी में गलत बोल गई, और 23 जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। टोटल पूछा जाए तो जो कितने होते हैं, 46 होते हैं, लेकिन वैसे क्या कितने होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। 23 जोड़े होते हैं तो कितने हो गए, 46 हो गए। 23 को ऐड कर दो, ठीक है, 23 को अलग अलग कर दो भाई, 23 जोड़े होते हैं ना, तो 23 जोड़ों को ऐड करोगे तो कितने 46 हो जाएंगे ना, ठीक है। जोड़ लो इनको, 3 3 6 2 2 4, ठीक है। लेकिन 23 जोड़े
पिता के अलग होंगे, माता के अलग होंगे। ओके, बहुत जल्दबाजी में मैं बोल रही हूँ ना थोड़ा, क्योंकि इधर बारात आ रही है, बारात आ गई तो शोर हो जाएगा, फिर क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं है, तो मैं जल्दबाजी में बोल गई यहाँ पर थोड़ा। ठीक है, वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना, विकास पहले व वृद्धि बाद में, ये शारीरिक व रचनात्मक है, डी निम्न में से सभी सही हैं, ई इनमें से कोई नहीं। वृद्धि का अर्थ आपको बताना है, क्योंकि मैं क्लास अभी रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी बारात इधर आने वाली है। क्योंकि इधर बहुत सारे बारात घर हैं। वृद्धि का अर्थ क्या है, तो अर्थ पूछा गया है तो बढ़ना या फैलना है। ठीक है, और ये बात भी सही है वृद्धि के विषय में, लेकिन आपसे यहाँ पर अर्थ पूछा गया है तो आप अर्थ ही तो बताओगे और कुछ थोड़ी ना बताओगे। विशेषताएं नीचे दी हैं, ये विकास पहले होता है और वृद्धि बाद में होती है, ये बात सही है। वृद्धि जो होती है बाद में होती है, पहले विकास शुरू होता है। और कैसा होता है वृद्धि कैसी होती है, शारीरिक होती है और रचनात्मक होती है। ठीक है, तो अगर वृद्धि के विषय में कथन पूछे जाते तो ये तो सभी सही हो जाते, लेकिन आपसे सिर्फ अर्थ पूछा गया है तो ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ईंट का लाल रंग होता है किसके कारण, लौह ऑक्साइड के कारण, मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण या कैल्शियम ऑक्साइड के कारण, या डी निम्न में से कोई नहीं। तो ईंट का लाल रंग अगर आपसे पूछा जाए किसके कारण होता है तो ये होता है ए ऑप्शन, लौह ऑक्साइड के कारण, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या कार्य है, तो इससे क्या है, ईंट का पीला रंग आता है। ईंट का जो पीला रंग है वो किसके कारण, मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड का क्या कार्य, ये होता है ईंट की मजबूती के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, मजबूती, ईंट में जो मजबूती होती है वो किसके, कैल्शियम ऑक्साइड के कारण होती है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस लकड़ी का प्रयोग खिलौने बनाने के लिए किया जाता है, चीड़ का, फर का, हल्दू का, शीशम का, या इनमें से एक से अधिक। तो खिलौने के लिए अगर विशेष तौर पर पूछा जाए तो सी ऑप्शन सही होगा, हल्दू। ठीक है, खिलौने बनाने के लिए हल्दू लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो चीड़ है और ये फर है, ये पूछा जाए किस तरीके की लकड़ियाँ हैं तो ये हैं सदाबहार लकड़ी। ठीक है, सदाबहार लकड़ियों के उदाहरण है चीड़ और फर। ओके, अगर शीशम की बात करें, थोड़ा सा शीशम के विषय में जान लेते हैं, तो ये सबसे मजबूत लकड़ी मानी जाती है। ठीक है, मजबूत मानी जाती है ये। इसका रंग पूछा जाए तो भूरा होता है, लेकिन काले रंग की जो शीशम होती है बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, सबसे उपयुक्त शीशम जो होती है काले रंग की। क्वेश्चन नंबर 19, कृत्रिम लकड़ी के उपचार में शामिल प्रमुख तत्व हैं। जो कृत्रिम लकड़ी उपचार, हम लकड़ी का उपचार दो तरीके से करते हैं। अगर मैनेजमेंट की आपने क्लास देखी होगी तो हमने ये सब पढ़ाया है, उसमें मैनेजमेंट में सारे प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज। ठीक है, आप देख सकते हो उन्हें, तो उसमें मैंने उपचार बताया है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो लकड़ी होती है, जब उसका फर्नीचर बनाया जाता है तो उसके लिए दो तरीके का उपचार किया जाता है। एक होता है प्राकृतिक उपचार, ठीक है, दूसरा होता है कैसा, कृत्रिम उपचार। ओके, कृत्रिम उपचार। तो आपसे कृत्रिम उपचार के विषय में पूछा जा रहा है, इसमें क्या क्या शामिल है। क्या 3 से 4 वर्ष का समय लगता है या 3 से 4 महीने का समय लगता है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का पानी रखा जाता है। डी ऑप्शन है एक से अधिक कथन सत्य हैं, या फिर ये ऑप्शन है केवल है। तो कृत्रिम लकड़ी उपचार में समय जो लगता है, अगर आपसे समय की बात करें तो लगता है 3 से 4 महीने का। तो एक तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, 100 फ़ारेनहाइट तापमान का पानी इसमें रखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 100 फ़ारेनहाइट का पानी होता है, उसमें भिगो कर रखते हैं, फिर इसको सुखा देते हैं, 3-4 महीने तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, और क्या होता है, ये लकड़ी सही मजबूत हो जाती है, हर मौसम को बर्दाश्त कर लेती, क्योंकि इसको पहले पानी भिगोया गया, इसका मतलब वो बारिश को बर्दाश्त कर लेगा। ठीक है, फिर इसको सुखाया गया है, मतलब ये धूप और जो नॉर्मल मौसम है उसे भी बर्दाश्त कर सकता है। 3-4 महीने ऐसे ही पड़ी रही है तो उसको आदत हो गई है पड़े रहने की। ठीक है, फर्नीचर घर में पड़ा ही तो होता है ना, तो ऐसे करके आप समझ सकते हो। बस समझ के चीज़ें कैसे भी याद करना चाहिए। और जो प्राकृतिक होता है उसको क्या करते हैं, ऐसे ही खुले में डाल दिया जाता है, उसमें धूप पड़ती है, बारिश पड़ती है। और प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा समय लगता है, जब प्राकृतिक तरीके से लकड़ी का उपचार करते हैं तो 3 से 4 वर्ष का समय लगता है। तो लकड़ी पर कितने तरीके का उपचार होता है, 2 तरीके का, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो आंसर अब आपको मैं बता देती हूँ कौन सा है, एक से अधिक कथन सत्य हो जाएंगे, क्योंकि 2 ऑप्शन सही हैं। एक तो 3 से 4 महीने का समय लगता है कृत्रिम में, और दूसरा क्या है, 100 फ़ारेनहाइट पानी का तापमान रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 15 मार्च, 10 मार्च, 8 मार्च, 22 मार्च। तो भाई ये तो सभी को पता होगा, 15 मार्च को जो होता है विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, वुमेंस डे। बताओ जल्दी कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 21, प्रसार शिक्षा मानव के व्यवहार में परिवर्तन करता है। ज्ञान में परिवर्तन, योग्यता में परिवर्तन, व्यवहार व अनुभव में परिवर्तन है। डी ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं, ये ऑप्शन है इनमें से एक से अधिक। तो
सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रसार शिक्षा है मानव के व्यवहार में कितने तरीके से परिवर्तन करता है, तो तरीका कितना पूछा जाए तो 3 तरीके से। क्या क्या? एक तो ज्ञान में परिवर्तन करती है हमारे, दूसरा हमारी योग्यता कौशल को चेंज करती है, कौशल विकसित करती है, और व्यवहार व अनुभव में हमारे परिवर्तन लाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है प्रसार शिक्षा, प्रसार ही होगा यहाँ पर। शिक्षा एक टेस्ट शिक्षा है, क्या गत्यात्मक व लचीली है? बी ऑप्शन है बहुआयामी और अनौपचारिक है। सी ऑप्शन है व्यावहारिक व ग्रामीणी शिक्षा है। डी ऑप्शन है एक से अधिक सही या निम्न में से कोई भी नहीं। तो भाई यहाँ पर भी सेम ऑप्शन आपके हो जाएंगे सही। कौन सा? भाई हो जाएगा एक से अधिक सही, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, गत्यात्मक व लचीली है, बहुआयामी भी है, अनौपचारिक शिक्षा है ये, और व्यवहारिक भी है, और ग्रामीण लोगों के लिए समर्पित है प्रसार शिक्षा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है प्रसार शिक्षा के अंग हैं, क्या शोध है, शिक्षण है, प्रसार कार्य व प्रसार सेवा है, या डी ऑप्शन है निम्न में से अधिक। तो फिर आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रसार शिक्षा के अंग पूछे जाएँ कितने हैं, तो ये भी 3 है। एक तो सबसे पहले रिसर्च करने की आदत होनी चाहिए, और उसको अपने व्यवहारिक ज्ञान द्वारा लोगों में विकसित करने की आदत होनी चाहिए, मतलब शिक्षण देने की आपको आदत होनी चाहिए। ठीक है, और शिक्षण भी ऐसे नहीं देना है कि गए और पढ़ाने लगे, वही गाँव के लोग हैं उनके हिसाब से पढ़ाना है आपको। और तीसरा क्या? प्रसार कार्य करना, उससे जो भी आपने शोध किया है, जो ज्ञान ग्रहण किया उसका प्रसार करना। ठीक है, और लोगों को सेवा प्रदान करना। ठीक है, तो निम्न में से एक से अधिक, डी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रसार कार्य के अर्थ के आधार पर इसकी विशेषताएं हैं। भाई प्रसार कार्य का जो अर्थ है उसके आधार पर विशेषताएं क्या क्या है? क्या इसका परिवार मुख्य बिंदु और ये स्वैच्छिक शिक्षा है, या फिर बी ऑप्शन है शैक्षिक व व्यापक प्रक्रिया है, शैक्षिक व व्यापक प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है सहयोगात्मक व परिवर्तनशील है। डी ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं, ये ऑप्शन है एक से अधिक। देखो, प्रसार शिक्षा की अगर बात करें तो इसमें मुख्य बिंदु क्या होता है? परिवार होता है। ये बात बिल्कुल सही। गाँव के लिए शिक्षा है, लेकिन उनके परिवारों का ही तो ध्यान रखा जाता है, ग्रामीण लोगों के, उन्हीं को तो शिक्षा दी जाती है। दूसरा बात, फोर्स नहीं किया जाता है, स्वैच्छिक अपनी इच्छा से वो लोग शामिल होते हैं, गांव वाले लोग जो हैं। ठीक है, शैक्षिक है, बेशक मतलब औपचारिक नहीं है कि भाई सिलेबस जो है बिल्कुल डिट्टो सिलेबस पढ़ाना है आपको गांव में। ठीक है, और एक टाइम रखना है कि इसी टाइम गांव के सब लोग आएँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक शैक्षिक ज़रूर है, लेकिन मतलब कोई भी चीज़ इसमें फिक्स नहीं होती है, अनौपचारिक है। लोगों की सुविधा के अनुसार, जैसे गांव के जो लोग हैं उनकी सुविधा के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन है तो शिक्षा कैसी भी सही, और व्यापक है भाई, बड़े स्तर पर चलती है, ये भी बात सही है, और बड़े बड़े काम भी करती है। भाई गांव में जाओ, बहुत सारे परिवर्तन इन शिक्षाओं के अंतर्गत ही हुए हैं। ठीक है, सहयोगात्मक है भाई, एक दूसरे का सहयोग करती है, परिवर्तनशील है, बकाया समय के साथ परिवर्तित भी होती है, और गाँव के लोगों का जीवन भी ये परिवर्तित करती है। ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा, ई ऑप्शन बिल्कुल सही। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन 25 है और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। इसी बात पे जो भी लोग क्लास को पूरा देख चुके हैं, एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ये मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ अमेरिका विश्वविद्यालय में, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। डी ऑप्शन है केवल ए व बी, या फिर ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में। ठीक है, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ। क्लास कितनी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लगभग आधे घंटे की, इतनी बड़ी क्लास बस आप लोग देख लें, यही बहुत है मेरे लिए। मिलते हैं, क्लास जैसी भी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।